हम एक एक वंश करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा आएगा? सुंग वंश आएगा। क्लियर है? इस वंश का संस्थापक का नाम तो मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा किसी को। क्या नाम हो जाएगा? सुनना है, लिखना मत, छोड़ देना, पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। इस वंश का संस्थापक का नाम पुष्यमित्र शुंग है। और इसकी पूछे राजधानी कहां पे है, तो याद रखना है कहां पे? विदिशा में। वो छोड़ दो, सब जो फैक्ट है वो तो आपको मिल जाएगा। कहानी सुनो। देखो, ये जो पुष्यमित्र शुंग है, इसके बारे में जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होता है। कहां के अभिलेख से? अयोध्या अभिलेख से। यानी कि एक अभिलेख मिला है, और ये अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? अयोध्या से। इसीलिए अभिलेख में जो पहला वर्ड होता है उस जगह का होता है जहां से वो प्राप्त किया गया। क्लियर है? तो इस पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी हमें अयोध्या के अभिलेख से है। और इसी अयोध्या के अभिलेख में लिखा एक बात क्या, कि पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, पतंजलि, किसके नेतृत्व में? पतंजलि के नेतृत्व में 2 अश्वमेध यज्ञ किया। कितना यज्ञ किया? 2 अश्वमेध यज्ञ किया। और मुझे उम्मीद है कि सबको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? तो एक घोड़े को छोड़ा जाता है, घोड़ा जहां तक जाता है मान लिया जाता है जिसने छोड़ा उसका साम्राज्य हो गया, और जिस राजा ने उस घोड़े को रोक लिया अब युद्ध होगा। ठीक है। और इसी के ऊपर एक कांड बना है रामायण में, उसे हम बोलते हैं लौकुश कांड, और उसे हम उत्तर कांड भी बोलते हैं। हालांकि रामायण का वास्तविक पाठ नहीं है, मैंने बताया था ना, कि उसे कहानी के रूप में गढ़ के लौकुश को जबरदस्ती को एंट्री कर दिया गया है ताकि कहानी और आगे बढ़ता जाए। तो पतंजलि के, देखो कौन कहता है, अयोध्या अभिलेख कहता है कि पुष्यमित्र शुंग अपने दरबारी ब्राह्मण पुजारी, जिसका नाम क्या था? पतंजलि, इसके नेतृत्व में ब्राह्मण यज्ञ करता है ना। और याद रखना यह शुंग वंश कौन सा वंश है? तो याद रखना ब्राह्मण वंश है। कौन सा वंश है? ब्राह्मण वंश है। मैंने कहा था ना कि सबसे शासन करने का अधिकार किसे दिया गया था? क्षत्रियों को। क्षत्रियों से छीन करके सबसे पहले किसके पास गया था? शूद्रों के पास गया था। और शूद्रों से अभी ट्रांसफर होकर कहां पे आ गया? ब्राह्मणों के पास। तो जब क्षत्रियों से सत्ता छीन करके शूद्रों के पास गई थी, यानी कि नंद वंश के पास जब गई थी, तो उसने क्षत्रियों का संहार किया था। ब्राह्मण जो व्यवस्था है, ब्राह्मण व्यवस्था, एक्चुअली हिंदू धर्म को ब्राह्मण धर्म भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हिंदू धर्म को बनाने वाले थे ही कौन? ब्राह्मण थे। इसलिए हिंदू धर्म को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। तो जब शूद्रों के पास आई तो उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया, और फिर अब किसके पास आ गई? ब्राह्मणों के पास आई। तब ये क्या करेगा? इसका सबसे ज्यादा नाराजगी किससे होगी? बौद्धों से होगी। क्योंकि बौद्धों ने क्या किया था? पूरे हिंदू धर्म को भारत से मिटा के खाक कर दिया था। ठीक है। तो इसका जो है सबसे ज्यादा, और हाँ एक चीज याद रखना कि शुंग वंश के शासन काल में पूछे कि किस धर्म का पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान हुआ, तो याद रखें कौन सा का? ब्राह्मण का। ब्राह्मण धर्म यानी कि वही हिंदू धर्म। तो ब्राह्मण धर्म का क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। पुनरुत्थान का मतलब पुनः ब्राह्मण व्यवस्था को समाज में क्या किया गया? स्थापित किया गया। और पूछे किस भाषा का पुनरुत्थान किया गया, तो भाषा कौन सा हो जाएगा? कि अगर आपसे पूछे कि शुंग वंश के समय पे कौन से भाषा को ज्यादा प्रोत्साहित दिया गया, तो ब्राह्मणों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। इस तरीके से याद रखना आपको, संस्कृत। तो पतंजलि के नेतृत्व में कितने अश्वमेध? 2 अश्वमेध यज्ञ किया। इसकी जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख के साथ साथ एक अन्य साक्ष्य, बच्चा एक अन्य साक्ष्य है कि दूसरा साक्ष्य कौन सा है जहां से प्राप्त होता है 2 अश्वमेध यज्ञ का, तो याद रखना उस किताब का नाम है मालविका अग्निमित्रम। उस किताब का नाम है मालविका अग्निमित्रम। एक्चुअली इसके ऊपर थोड़ा सा आगे बात करनी है, चिंता ना करें। इस किताब के अंदर भी क्या लिखा है? 2 अश्वमेध यज्ञ के डिटेल्स को लिखा है। अब पतंजलि ये मामूली आदमी नहीं था, ब्राह्मण तो था ही लेकिन मामूली आदमी नहीं था। ये एक अच्छा व्याकरणाचार्य था, ग्रामरियन था। क्या था? एक अच्छा ग्रामरियन था। तो इसने किताब लिखा। इसने क्या किया? एक किताब लिखा, और उस किताब का नाम था महाभाष्य। क्या नाम था? महाभाष्य था। याद रखेंगे पतंजलि ने कौन सा किताब लिखा? महाभाष्य। और ये महाभाष्य जो पुस्तक है ये व्याकरण की है, क्योंकि व्याकरणाचार्य है तो किताब भी कैसा लिखेगा? व्याकरण का ही लिखेगा ना। मैं हिस्ट्री का टीचर हूं तो हिस्ट्री ही लिखूंगा ना। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कि मैथ लिख दूंगा मैं। कहा हूं? ठीक। तो अगर आपसे पूछे, हाँ ये व्याकरण है। अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली किताब जो संस्कृत व्याकरण पे लिखा गया, उस किताब का नाम क्या हो जाएगा? मैंने पढ़ाया आप लोगों को, अष्टाध्यायी होगा। नंदवंश में नहीं पढ़ाया था मैंने, लिखवाया होगा। नोट्स आप नोट जाके देखना।
पाणिनि ने किताब लिखा था अष्टाध्यायी, और मैंने लिखा था कि संस्कृत व्याकरण का भारत का पहला किताब है, ठीक है। और ये क्या है, उसके बाद का है, तो पहला किसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, ठीक है, पतंजलि का, पाणिनि का हो जाएगा, महाभाष्य। अब आगे बढ़ते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग के बारे में कहा जाता है कि बेशक इसने बौद्धों को क्षति पहुंचाई और बहुत सारे स्तूपों को तुड़वा दिया। स्तूप समझते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से बनता है जो स्तूपों को क्या किया, तुड़वा दिया। और कहीं कहीं तो लिखा है कि 84,000 स्तूपों को तुड़वाया इसने, 84,000 स्तूपों को तुड़वाया। और ब्राह्मणी व्यवस्था को इसने आगे बढ़ाया, बौद्धों को मरवाया कटवाया, ठीक है। लेकिन बाद में इससे पश्चाताप हुआ, क्या हुआ कि मैं जो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। और उसने प्रायश्चित के लिए 2 स्तूपों का पुनर्निर्माण कराया, 2 स्तूप का पुनर्निर्माण कराया, जिसमें से एक स्तूप का नाम क्या है, सांची का स्तूप। एक स्तूप का नाम क्या है, सांची का स्तूप है। एक स्तूप का नाम है सांची का स्तूप। ये बनाया गया था अशोक के समय पे, और सांची जगह है, कहां पड़ता है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसने इसमें क्या किया था, एक्चुअली जो सांची का स्तूप बनाया गया था ना, ये ईंटों से बनाया गया था। कैसे बनाया गया था, ईंटों से बनाया, ब्रिक्स से बनाया गया था। लेकिन इसने क्या किया, कुछ अलग प्रकार का काम किया कि मान लो कि ये स्तूप है सांची का, तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया, इसे चारों तरफ से पहले बाउंड्री दिलवा दिया। सांची के स्तूप को क्या करा, चारों तरफ से बाउंड्री। लेकिन ईंटों से नहीं दिलवाया बच्चा, इसे जो बाउंड्री दिलाया गया, इसे पसाड़ से दिलाया गया। पसाड़ का मतलब होता है बच्चा पत्थर, क्या होता है, पत्थर। और पसाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोन बोलते हैं। तो ईंटों की बजाय इसने जो बाउंड्री दिलवाया, वो बाउंड्री किसका था, पत्थरों का था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। इसके बाद इसके अंदर जो स्तूप है, ये तो बाउंड्री दे दिया है। जो स्तूप आप देख रहे हो, इसके अंदर जो वेदिका बनी है, वेदिका मतलब जहां पे मंत्र यज्ञ वगैरह किया जाता है, ठीक है। तो उन वेदिकाओं को भी, वेदिका भी इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो इस स्तूप के अंदर जो वेदिका है, इस वेदिका का भी जो निर्माण इसने करवाया, किससे करवाया, पसाणों से कराया, ठीक है। तो बाउंड्री भी पसाणों से दिवा दिया, और वेदिका जो इसके अंदर है, ठीक है, उसे भी इसने पत्थर से बनाया। इसके बाद जो है भरहुत का स्तूप। इसके बाद कौन सा स्तूप, भरहुत का स्तूप, जिसकी खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। किसने किया था, अलेक्जेंडर। क्या मैंने ये नाम सिंधु घाटी सभ्यता में बताया है? जब मैंने सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक पढ़ाई थी, तो ये नाम मैंने लिया था। किसी के नेतृत्व में लाहौर से कराची रेलवे स्टेशन बन रहा था, और इसके अधीन में 2 ब्रंटन ब्रदर्स काम कर रहे थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। और वहीं पे कुछ बताया था, याद होगा, ठीक है। तो ये वही अलेक्जेंडर कनिंघम है जिसने 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी। एक क्वेश्चन पूछा है स्टेट पीसीएस, उत्तर प्रदेश और राजस्थान पीसीएस में पूछा हुआ है, क्लियर है। अब इसमें इसका भी इसने क्या किया, पुनः निर्माण कराया, तो दोनों का, ठीक है। लेकिन पसाड़ वाला काम सिर्फ किसमें करवाया है, पत्थर वाला काम किसमें करवाया, सिर्फ सांची वाले में कराया। इससे पत्थर वाला काम नहीं करवाया। इसका पुनर्निर्माण तो कराया, ठीक है, लेकिन लकड़ी से ऐसा मिलता है कि लकड़ी से इसका करवाया गया था, ठीक है। लेकिन इसकी खोज 1873 में किसने किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट, ठीक है। आगे बढ़ते, इसके बाद जो शासक आता है पुष्यमित्र शुंग के बाद, तो इसका एक बेटा आता है, उसका नाम था अग्निमित्र। क्या नाम था उसका, उस बेटे का नाम था अग्निमित्र। और अग्निमित्र की ये शादी होती है वेट्स, उसका नाम था मालविका। उसका नाम क्या था, मालविका। इन दोनों के बीच में विवाह होता है, और इन दोनों के प्रेम प्रसंगों के ऊपर कालिदास का नाम सुना, इन दोनों के प्रेम प्रसंगों के ऊपर कालिदास ने किताब लिख दिया। और वही किताब का नाम क्या बच्चा, उसी किताब का नाम क्या है, तो देखो, मालविका अग्निमित्रम। पहला नाम क्या है, मालविका, यानी कि इसकी पत्नी, और अग्निमित्रम, दोनों को जोड़ करके किताब का नाम लिखा गया मालविका अग्निमित्रम, इसके प्रेम प्रसंगों के ऊपर, क्लियर है। अग्निमित्र के बाद जो शासक आया, उसका नाम था वसुमित्र। उसका नाम क्या था, वसुमित्र। और वसुमित्र के बारे में बस एक फैक्ट क्या है कि इसने सिंधु नदी के तट पे, इसने सिंधु नदी के तट पर यूनानी सेनापति मिनांडर को पराजित किया था। और मिनांडर के बारे में पढ़ना, ये हिंद यूनानी शासक है, ठीक है, बताऊंगा। नागसेन के द्वारा ये बौद्ध धर्म को अपना लेता है, ठीक है, वो पढ़ेंगे जब हम विदेशी राजवंश पढ़ेंगे ना, वहां पे ये नाम आएगा, ठीक है। बस इतना याद रखना है कि वसुमित्र ने क्या किया कि सिंधु नदी के तट पर किसे पराजित किया था, मिनांडर। एक्चुअली मिनांडर विदेशी है, क्या है, विदेशी है। और यह था भारत में सत्ता स्थापित करने के लिए। तो भारत में सत्ता किसकी चल रही थी, शुंगों की चल रही थी, क्लियर है। तो शुंगों के साथ इसकी लड़ाई होती है, जिसमें क्या होता है, मिनांडर की हार होती है, और जीतता कौन है, वसुमित्र जीतता है। वसुमित्र के बाद जो शासक आता है, उसका नाम था वज्रमित्र। वज्रमित्र, क्या नाम उसका, वज्रमित्र नाम है। इसके बारे में कोई खास जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसके बाद जो शासक आता है वज्रमित्र के बाद जो है, उसका नाम है भागवत भागभद्र।
उसका नाम है भागवत भागभद्र। उसका नाम क्या है? भागवत भागभद्र है। और भागवत भागभद्र के बारे में बस एक ही फैक्ट याद रखना है कि इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था। इसके दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था और उस यूनानी राजदूत का नाम था हेलियोडोरस। उस यूनानी राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। ठीक है, याद रखना। भागवत भागभद्र के शासन काल में एक यूनानी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में आया था ना, कौन आया था? मेगास्थनीज आया था, यूनानी राजदूत। तो वहां से चंद्रगुप्त मौर्य से ही यूनान और भारत का क्या हो चुका था? विदेशी संपर्क स्थापित हो चुका था। एक तरीके से कह सकते हैं विदेशी नीति की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, और उसी क्रम में आगे जब भी बढ़ते गए तो यूनान के साथ भारत का संबंध क्या रहा? अच्छा रहा। और वहां से यहाँ पे लोग जो है राजदूत के रूप में आते रहे। ठीक है, उसी में आपका कौन आया? हेलियोडोरस आता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो लगभग हमने कितने शासकों को देखा? पुष्यमित्र, शुंग, अग्निमित्र, वसुमित्र, वज्रमित्र, और उसके बाद जो है आपका भागवत भागवत के बारे में देखा। क्लियर है? आगे बढ़ते तो इसमें 2-3 पॉइंट वही था जो मैंने बताया कि इसने ब्राह्मण व्यवस्था के क्या किया गया? बढ़ावा दिया गया। और कौन सी भाषा का बढ़ावा दिया गया? संस्कृत भाषा का। अगर बात करें कि इस वंश का अंतिम शासक कौन है, इस वंश का, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? तो उसका नाम है देवभूति। क्या नाम है उसका? देवभूति। देवभूति इसका नाम है। तो देखो, ये भी कमजोर हो गया। और जैसे कमजोर होगा कोई शासक तो याद रखना तख्ता पलट होने वाला है। सत्ता का तख्ता पलट होने वाला है। जैसे अफगानिस्तान में हुआ ना, अफगानिस्तान में सत्ता का तख्ता पलट हो गया ना, तो इसी के दरबार में देवभूति जो अंतिम शासक है, इसी के दरबार में एक अमात्य रहते थे। और मुझे नहीं लगता का बताने की जरूरत है अमात्य क्या होता है। ठीक ना? ठीक है, एक अमात्य रहते थे, उनका नाम था वासुदेव। उनका नाम क्या था? वासुदेव। और वासुदेव ने मौका देकर किसे निपटा दिया? देवभूति को। और वासुदेव ने मौका देकर देवभूति को निपटा करके एक नई प्रकार की वंश की स्थापना की। उस वंश का नाम क्या है? कण्व वंश। कण्व डायनेस्टी। देखो, इस वंश के बारे में ज्यादा जानकारी हमें प्राप्त नहीं होता। और दिल्ली सल्तनत भी हम जब पढ़ेंगे तो दिल्ली सल्तनत कितने वंश होते हैं? 5। और चौथे नंबर के वंश का नाम क्या? सैयद वंश। और सैयद वंश का भी इतिहास हमें ज्यादा नहीं मिलता है। आप किताब कोई सा उठा के देखना, उसमें गुलाम वंश के बारे में खूब लिखा रहेगा, खिलजियों के बारे में तो खूब लिखा रहेगा, तुगलकों के बारे में, लेकिन सैयदों का हिस्ट्री इतना में दे देगा। तो देखो, जो लोग इतिहास में इतिहास बनाते हैं उन्हीं का इतिहास पढ़ा जाता है। बात समझ आ रही है? जो लोगों ने इतिहास क्रिएट किया है उन्हीं का इतिहास पढ़ा जाता है। जो लोग गद्दी पे बैठे और दारू पिए और मुर्गा खाए और जो है अपने दरबार में नर्तकियों को नचाए, उसका इतिहास क्या बनेगा? समझ रहे हो? अशोक का इतिहास मैंने लंबा चौड़ा पढ़ाया, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? लगभग 4 क्लास मैंने अशोक, 4 या 5 क्लास मैंने अशोक का कंप्लीट किया है, क्योंकि अशोक ने इतिहास का निर्माण किया, अशोक ने इतिहास बनाया, जिस वजह से इसका इतिहास पढ़ना पड़ा हमें। और जिन लोगों ने जो है मौज मस्ती में अपना जीवन काल अपने सिंहासन को निकाल दिया, तो उनका कोई इतिहास होगा? अभी आपका और हमारा इतिहास कोई पढ़ाएगा? लगता है आपको कोई बताएगा? अगर आप कुछ ना करोगे, मर जाओगे, तो कोई पूछेगा भी नहीं कि कोई इस प्रताप नाम का कोई व्यक्ति भी हुआ करता था यहाँ पे। सही बता रहा हूं। लेकिन वही मोदी का इतिहास इतना लिखा जाएगा कि किताबें भर जाएंगी मार्केट में। तो जो लोग इतिहास बनाएंगे उनका इतिहास लिखा जाएगा, याद रखियो। जो लोग, और जो जीतता है, याद रखना, जो जीतता है उसी का इतिहास लिखा जाता है, जो हारता है उसका इतिहास नहीं लिखा जाता है। और हारने में जो बहादुरी दिखाता है, बहादुरी से भी जो हारता है उसका थोड़ा बहुत इतिहास, जैसे राजा पुरस का थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, राजा पुरस का थोड़ा बहुत 2-4 लाइन पढ़ लेते हैं, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा। इसके अलावा कुछ पढ़ते हैं क्या? बस इतना ही पढ़ते, बहुत बहादुरी के साथ लड़ा कि सिकंदर उसे खुश होकर उसका राजपाट वापस कर दिया। इसके अलावा कुछ लिखता राजा पुरस के बारे में? कुछ नहीं लिखता। ठीक है, अब देखो, कण्व वंश के संस्थापक की बात कीजिए तो सीधी सी बात है, कण्व वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? वासुदेव। और इस वंश का ज्यादा इतिहास नहीं मिलता, लेकिन ये मिलता है कि कण्व वंश में कुल शासकों की संख्या कितनी है? 4 है। कुल शासकों की संख्या कितनी है? 4। पहले नंबर पे कौन आ जाएंगे? वासुदेव आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा, दूसरे नंबर पे आ जाएगा भूमिमत्र, भूमिमत्र। तीसरे नंबर पे आ जाएंगे नारायण, नारायण। और चौथे नंबर पे आ जाएगा सुशर्मा। कौन आ जाएगा? सुशर्मा आ जाएगा। और मैं बता दूं कि जो कण्व वंश है ये भी ब्राह्मण वंश है। ये भी कौन सा वंश है? ब्राह्मण वंश है। ब्राह्मण वंश क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो शासक है किस धर्म से संबंधित रखते हैं? ब्राह्मण से। ब्राह्मणों के पास सत्ता है, इस वजह से इस वंश को क्या बोलेंगे? ब्राह्मण वंश बोलेंगे। क्लियर है? 4 शासक आते हैं इसमें। ठीक है, और कोई खासा इतिहास नहीं है इसके बारे में। तो लास्ट जो है, लास्ट का नाम क्या है? सुशर्मा। तो इसके दरबार में भी था एक अमात्य, और उस अमात्य का नाम क्या था? उस अमात्य का नाम था सुशर्मा की हत्या सिमुख। क्या नाम था उसका? सिमुख नाम था। तो एक दिन सिमुख ने मौका देकर किसे निपटा दिया? सुशर्मा को निपटा दिया। और सिमुख ने इसे निपटाने के बाद एक नए वंश की स्थापना की, जो दक्षिण भारत का, क्या? दक्षिण भारत का एक विशाल वंश में से एक हुआ। उत्तर भारत नहीं बच्चा। अब ये मगध से शिफ्ट करके कहां चला गया? दक्षिण चला गया।
मगध से अब धीरे धीरे शिफ्ट करते करते कहां चला गया, दक्षिण चला गया सिमुक, और सिमुक ने जिस वंश की स्थापना की उस वंश का नाम क्या है, सातवाहन वंश। क्या है उस वंश का नाम, सातवाहन वंश नाम है। और ये सातवाहन वंश कब से कब तक चला, 30 ईसा पूर्व से लेकर के 250 ईस्वी। तो ईसा पूर्व ईस्वी मंत्र समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत, ठीक ना। ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 30 साल पहले और ईसा मसीह के जन्म के 250 साल बाद, क्या एक लंबा शासन दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि 30 अगर इधर ईसा पूर्व में डेट माइनस में चलता है ना, उल्टा चलता है ना, तो उल्टा चलेगा तो इसे जीरो होने के लिए कितना घटाओगे, 30 घटाओगे, तब जीरो होगा 30, 30 साल इधर हो गया, इधर कितना हो गया 30 साल, इधर 250 साल, यानी कि लगभग 280 साल, मतलब मान के चल सकते हो 3 शताब्दी। एक शताब्दी में कितने साल होते हैं, 100 साल होता है, ठीक है। और अगर पूछे कि इनका सातवाहनों का वंश, सातवाहनों का शासन कितने शताब्दी ईस्वी तक रहा, तो याद रखेंगे तीसरी, क्योंकि एक शताब्दी में कितना साल होता है, 100 साल होता है। और जैसे ही 101 साल होगा, ये कौन सी शताब्दी शुरू हो जाएगी, दूसरी शताब्दी शुरू हो जाएगी। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, ठीक है। और 21वीं शताब्दी चल रही है, और साल कौन सा चल रहा है बच्चा, 2021 चल रहा है। तो देखो मैंने क्या कहा कि 2000 के बाद जैसे ही एक साल आएगा अगला 2001 होगा, तो कौन सी शताब्दी शुरू चल रही है, 21वीं। कौन सा, 21वीं चल रही है, ठीक है। तो 21वीं चल रही है, इसका मतलब 20 के प्लस चल रहा है। जैसे यहां पे कहा मैंने कि 101 जैसे ही होगा तो कौन सी शताब्दी चलने लगेगी, दूसरी शताब्दी। और ये 200 से ज्यादा है ना, तो 200 से ज्यादा तो कौन सी शताब्दी हो जाएगी, तीसरी शताब्दी हो जाएगी। कौन सी शताब्दी हो जाएगी, तीसरी। तो सातवाहन वंश के अगर संस्थापक की बात की जाए तो सीधी सी बात है, हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया, सिमुक आ गया। और इनकी राजधानी अगर देखा जाए, इनकी राजधानी क्या था, तो याद रखना प्रतिष्ठान, या कहीं कहीं आपको पैठान लिखा मिलेगा, पैठान। ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। अब देखो पुराणों में, सातवाहनों को कहा गया है आंध्र सातवाहन। क्या कहा गया है, आंध्र सातवाहन कहा गया है। और अभिलेखों में इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या कहा गया है, सातवाहन कहा गया है। तो ऐसा अंतर क्या है, क्यों पुराणों में आंध्र सातवाहन कहा गया और अभिलेखों में सिर्फ सातवाहन कहा गया है। तो याद रखना कि सातवाहन वंश का जो शासन का क्षेत्र था, सातवाहन वंश का जो शासन का क्षेत्र था, वो कहां कहां था, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र हम क्या बोलते हैं, दक्कन। इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, दक्कन, DCCN, दक्कन बोलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश, क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र प्लस आंध्र प्रदेश। तो इनके सातवाहनों के जो शासन करने का क्षेत्र था, वो क्षेत्र कौन था, एक तो महाराष्ट्र हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से प्रदेश हटा दो, क्या दिख रहा है आपको, आंध्र दिख रहा है। इसलिए पुराणों में से क्या कहा गया है, आंध्र सातवाहन कहा गया, यानी कि ये आंध्र के सातवाहन है। और ये भी ब्राह्मण वंश है, ये भी कौन सा वंश है, ब्राह्मण। तो शुंग वंशी ब्राह्मण, कण्व वंशी ब्राह्मण और सातवाहन वंशी ब्राह्मण, ठीक है। ये कुछ डिटेल से आपको जो याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसके बाद यानी कि सिमुक के बाद, सिमुक की ज्यादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त होता, लेकिन इसके बाद जो शासक था उसकी हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। उसका नाम है सातकर्णी प्रथम। उस शासक का नाम क्या है, सिमुक के बाद जो आता है उसका नाम है सातकर्णी प्रथम। क्या नाम उसका, सातकर्णी प्रथम उसका नाम है। और इसके बारे में, सातकर्णी प्रथम के बारे में बता दूं कि इसने 2 अश्वमेघ यज्ञ किया और 1 राजस्व यज्ञ किया। कितना किया, 2 अश्वमेघ यज्ञ, 2 अश्वमेघ प्लस 1 राजस्व यज्ञ। राजस्व क्या मतलब हो गया, तो एक तरीके से ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जब राजा आदमी बनता है, राजा बनता है, मुकुट धारण करता है, तो ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने के लिए एक यज्ञ किया जाता है, और उस यज्ञ को क्या बोलते हैं, राजस्व यज्ञ करते हैं। तो 2 अश्वमेघ प्लस 1 राजस्व यज्ञ किया, ठीक है। इसकी रानी, इसकी पत्नी ने एक अभिलेख लिखवाया। सातकर्णी प्रथम की जो रानी थी, क्वीन थी, जो पत्नी थी, उसने एक अभिलेख लिखवाया। उस अभिलेख का नाम है नाना घाट अभिलेख। कौन सा अभिलेख है, नाना घाट। नाना घाट एक्चुअल में जगह पड़ता है महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इस नाना घाट अभिलेख,
इस नानाघाट अभिलेख के बारे में बता दूं कि इस अभिलेख के अंदर ब्राह्मणों को, किसे, ब्राह्मणों को और साथ साथ बौद्धों को, दोनों को भूमि दान देना, कौन क्या देना, भूमि दान देने की चर्चा मिलता है। तो इसकी पत्नी ने जो अभिलेख लिखवाया, जो प्राप्त होता है नानाघाट से, इस नानाघाट अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो सातकर्णी प्रथम है उसने भूमि दान दिया। He grant the land to the Brahmins and the Buddhism। ठीक है, इसने ब्राह्मणों और बौद्धों को क्या दिया, भूमि दान में दिया। और मैं बता दूं कि भारत का पहला वंश है सातवाहन वंश, जिसने ब्राह्मणों को भूमि दान देना शुरू किया। बात समझ आ रही है? और यहीं से देखो ब्राह्मणों को कौन सा अधिकार दिया गया था बच्चा, शिक्षा का अधिकार दिया गया था। और जब इनको भूमि दान में मिलने लगा, भूमि दान में मिलने लगा, गांव के गांव दान में मिलने लगे, गांव की भूमि दान में मिलने लगे, तो इस पे ब्राह्मण कुछ करेंगे ना। और भूमि से खेती किया जा सकता है, ठीक है, खेती सिंचाई यही हो सकता है। तो ब्राह्मण का जो काम था शिक्षा, अब शिक्षा से हट करके उन लोग खेती में शामिल हो गए। ब्राह्मण भी किधर शामिल हो गए, शिफ्ट कर गए, खेती में शामिल हो गए। बात समझ आ रही है? ठीक है, इस तरीके से जो सोशल चेंजेस है ना, वो सोशल चेंजेस इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सत्ता भी देख रहे हो, शूद्रों से ब्राह्मणों के पास चले जाने लगे, जबकि वास्तविक अधिकार तो क्षत्रिय को दिया गया था और ब्राह्मणों को शिक्षा दिया गया था, लेकिन भूमि दान मिलने की वजह से वो लोग खेती में भी शामिल हो गए। ठीक है, ये सोशल चेंज है, ये क्या है, जो है सामाजिक परिवर्तन है जो इतिहास में होता रहा है। ठीक है, तो और पूछे आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा पहला अभिलेख है, कौन सा पहला अभिलेख है जो प्रमाणित करता है कि भूमि दान ब्राह्मणों को दिया गया था? तो याद रखना नानाघाट अभिलेख, भूमि दान। ठीक है, और सातकर्णी प्रथम के बारे में आगे देखा जाए तो इसने जो है उपाधि धारण करी, उपाधि धारण करी जो है आपका किस चीज की उपाधि धारण करी थी इसने, सम्राट की है, रुक जाओ बताऊंगा। लेकिन हाँ, इसके सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर आकृति मिलती है, इसके सम्राट की उपाधि धारण किया था, सम्राट की उपाधि धारण करी, और इसके सिक्कों पर आकृति मिलती है किस चीज की, अश्व की आकृति मिलती है। किस चीज की, अश्व मतलब घोड़ा। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि जिसका एक अंतिम शासक है सातवाहन वंश का, उसके सिक्कों पर भी बहुत सारा चीज मिलता है, शंख मिलता है, मछली मिलता है, जलयान मिलता है। ठीक है, बात करेंगे। तो ये था सातकर्णी प्रथम के बारे में, लेकिन अभी तक वो नहीं आया जिसके बारे में हमें इंतजार है, क्योंकि इस वंश का महानतम या प्रसिद्ध शासक, प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज गौतमी पुत्र सतकर्णी। यानी कि इस वंश का महानतम शासक कौन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। इस वंश का जो सबसे महानतम शासक, उसका नाम क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी नाम है। लेकिन उससे पहले और इस सातकर्णी प्रथम के बाद, यानी कि बीच में एक 17वें नंबर का शासक आता है। कितने नंबर का, 17वें नंबर का शासक आता है। तो देख रहे हो सातवाहन वंश में कितने नंबर, यानी कि इससे पहले 16 और शासक हुए होंगे, तभी तो 17 की बात हो रही है ना। ठीक है, लेकिन उनका इतिहास हमें नहीं मिलता है। जो लोग इतिहास बनाए उनका इतिहास में पढ़ना है। तब मत्स्य पुराण कहता है, कौन सा पुराण कहता है, मत्स्य पुराण कहता है कि सातवाहन वंश का एक 17वां नंबर का शासक था, उसका नाम था हाल। उसका नाम क्या था, हाल। और हाल ने क्या किया, प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में, और मुझे उम्मीद है कि इस भाषा से अपरिचित हो चुके हैं, जैन धर्म की भाषा अर्धमगधी, अर्धमगधी ना मिले तो क्या मारोगे, प्राकृत मारोगे। तो इसने जो है प्राकृत भाषा में एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था गाथा सप्त सती, गथा सप्तसती, गथा सप्तसती नामक एक किताब लिखा। और मैं बता दूं कि इसको जितना स्टार लगाना, क्योंकि इस क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और भाषा भी, भाषा तो आज तक नहीं पूछा है, मैंने देखा है, लैंग्वेज नहीं पूछा है, लेकिन ये जरूर पूछा है कि गाथा सप्तसती नामक किताब किस वंश के शासक ने लिखा, या सातवाहन वंश के किस शासक ने लिखा। दोनों तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके पूछ सकता है। अब देखो 17वें नंबर का जो शासक है, इसकी जो है ये मत्स्य पुराण कहता है। कौन पुराण कहता है, मत्स्य पुराण कहता है। और मैं बता दूं कि हाल के इस समय पे, ठीक है, कुछ अन्य विद्वान भी थे। हाल जब शासन चला रहा था तो कुछ अन्य विद्वान थे, जिसमें से एक का नाम था गुणाढ्य, एक का नाम क्या था, गुणाढ्य नाम था, एक का नाम था आपका सुवर्मन। अब इन दोनों ने भी किताब लिखा, हालांकि ये शासक नहीं है, इसके समय के हैं और पढ़े लिखे विद्वान हैं। और गुणाढ्य इसके दरबार में रहता था। ठीक है, इनके दरबार में रहता था। तो गुणाढ्य ने पैसाची भाषा में, कौन सा भाषा में, पैसाची भाषा में, पैसाची भाषा में किताब लिखा, उसका नाम था बृहत कथा कोश, बृहत कथा कोश नाम था उसका। क्या नाम था उसका, बृहत कथा कोश नाम था। और सुवर्मन एक संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। कौन से व्याकरण के, संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे,
इन्हें हम व्याकरणाचार्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में ग्रामर कह सकते हैं। तो इन्होंने भी एक किताब लिखा सुवर्मन ने, उसका नाम था कातंत्र। क्या नाम था उसका? कातंत्र नाम था, ठीक है। और किस भाषा में? तो भाषा याद रखना संस्कृत में, क्योंकि ये विद्वान किस भाषा के हैं? संस्कृत के। तो किताब भी किस भाषा में लिखेंगे? संस्कृत भाषा में लिखेंगे। तो ये इन दो, ये हाल के दरबार में गुड़ाट रहते थे, इनने भी किताब लिखा, इसने भी लिखा। देखो अगर किताब गाथा सप्तशती की बात की जाए तो इसके अंदर जो इसने कुछ प्रेम प्रसंगों को लिखा है। किसने लिखा है? हाल ने प्रेम प्रसंगों को लिखा है। और साथ ही साथ इस किताब के अंदर सती होने की चर्चा मिलता है। कौन सा चर्चा मिलता है? सती होने का चर्चा मिलता है कि ठीक है, सती समझते हो ना, जबरदस्ती महिलाओं को जला देना उनके पति के मरने के बाद, ठीक है। और मैं बता दूं कि जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो वहां से एक्चुअल में स्टार्ट होता है, एक्चुअल में वहां से स्टार्ट होता है। लेकिन इस किताब के अंदर जनरली जो प्रेम प्रसंग ही मिलता है, लव स्टोरी ही मिलता है इस किताब के अंदर। और जब गुप्त काल हम पढ़ेंगे, भानुगुप्त 510 पढ़ेंगे, जब हम 510 का एरण अभिलेख पढ़ेंगे तो वहां से एक्चुअल में भारत में शुरुआत होती है किस चीज की? सती प्रथा की शुरुआत होती है, ठीक है। और वो एक्चुअली जो सती प्रथा था ना, वो स्वेच्छा से शुरू हुआ था, ठीक है। वो कैसे शुरू हुआ था? स्वेच्छा से। ये कोई पत्नी थी और अपने पति से बहुत प्यार करते थे, तो उसका पति जब मर गया तो उसने स्वेच्छा से, ठीक है, उसने क्या किया? स्वेच्छा से अपने पति की चिता पर बैठ के मर गई कि मुझे 7 जन्मों के कॉन्सेप्ट के साथ। बाद में जो रूढ़िवादी लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती सिस्टम को बना दिया। बस में आ रही है? जबरदस्ती, स्वेच्छा से शुरू हुआ था लेकिन इसे समाज में जबरदस्ती बना दिया गया। और न जाने कितनी महिलाओं को, लाखों की संख्या महिलाओं को सती होना पड़ा जबरदस्ती। और एक सती होता है, एक जौहर होता है, ठीक है। सती मतलब जबरदस्ती जलाना, अगर महिला की इच्छा ना हो तब भी। और कभी कभी तो किताब जब पढ़ोगे, पढ़ना कभी अगर अच्छा अच्छा किताब पढ़ने का मौका मिला, आपको टाइम मिले तो आप पढ़ना कि जब किसी कोई महिला है और उसे जलने का मन नहीं कर रहा, किसे जलने का मन करेगा भाई? मर गया, मर गया, दूसरा शादी कर लेगी, ठीक है। इसमें कौन सा है? प्यार वार से कुछ नहीं होता, जब तक पैसा है तब तक प्यार है, पैसा खत्म प्यार वाली भी भाग जाएगी, याद रखियो, ठीक है। तो पहले पैसा कमाओ, अब पैसा इतना कमा लो कि प्यार करने वाले तो आपके आसपास इतने मिलेंगे ना कि आप परेशान हो जाओगे। जैसे अभी परेशान हो, कोई नहीं मिल रही है मुझे, और जब पैसा आ जाएगा ना तो परेशान हो जाओगे, इतनी सारे क्यों मिल रही है मुझे, ठीक है। ये रियलिटी है समाज के अंदर, ठीक है। तो किताब पढ़ना कि जो कोई नहीं जलना चाहती है तो जानते हो उसके साथ क्या किया था? उसे भांग पिला करके, या धतूरा गांव में होता, आपने देखा है, गोल सा हरा रंग का होता है, आपको मिल जाएगा धतूरा, उसे जबरदस्ती कूट उठ करके उसे पिला दिया जाता था महिला को, और वो बेहोश हो जाती थी। बेहोशी में उसे जबरदस्ती उसके बाल पकड़ के जबरदस्ती घर से खींचते हुए लाया जाता था पति के चिता पर, और सिक्कड़ से बांध करके जलाया जाता था। वो तो खैर मनाओ राजा राम मोहन राय और उस गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, अंग्रेज गवर्नर जनरल था, और उसने हमारी दुख दर्द को समझा, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो गवर्नर जनरल था भारत का, वो बहुत ही अच्छा था, सही बता रहा हूं। उसके शासन को जो है ना सुधारों का युग कहा जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासन काल को सुधारों का एरा ऑफ रिफॉर्म्स कहा जाता है। तो उसने सती प्रथा को 1829 में क्या किया? समाप्त किया, ठीक है। तब जाके अभिशाप समाप्त हुआ। तो ये हो गया हाल के बारे में। आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर का शासक। ये 17वें नंबर का, 23वें नंबर का शासक का नाम है, 23वें नंबर का शासक का जो नाम है, और वो शासक का नाम क्या है? वही जिसका हम इंतजार था, उसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका नाम है। ये आपका महानतम क्वेश्चन पूछा है, बड़ा एग्जाम में नहीं पूछता, छोटे एग्जाम पूछ लेता है, रेलवे ग्रुप डी सचिवालय के पूछ लेता है कि सातवाहन वंश का महानतम या प्रसिद्ध शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। अच्छा देखो, इसमें जो आप पढ़ रहे हो ना, जो सातवाहन वंश के शासक पढ़ रहे हो, इसमें देखना आपको मिलेगा बल श्री सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुअमी, शिव श्री सातकर्णी, ऐसे करके नाम आएगा, आगे भी आएगा भी, ठीक है। उसमें देखो आपको लिखा क्या है? गौतमी, इसके बाद क्या लिखा है? पुत्र, और इसके बाद क्या लिखा है? सातकर्णी। कुछ मतलब समझ में आ रहा है? कुछ मतलब समझ रहे? पुत्र का मतलब तो समझ में आ रहा है ना, कि गौतमी का पुत्र जिसका नाम क्या है? सातकर्णी। यानी कि इस वंश के शासकों ने अपनी मां का नाम अपने नाम से आगे रखा कि गौतमी का पुत्र है यह सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, ठीक है। यानी कि यज्ञ श्री के बेटे का नाम क्या है? सातकर्णी। तो सातकर्णी सबका रहा लेकिन मां का नाम आगे रहा। तो माना जाता है कि शायद सातवाहन वंश ने मां को ज्यादा प्रेफर दिया, तो शायद सातवाहन वंश के शासकों ने मातृसत्तात्मक समाज की स्थापना किया होगा। एग्जैक्ट जानकारी नहीं मिलता, शायद किया होगा, और ऐसा आभास मिलता है। कुछ कुछ इतिहास में ना पूरा जो है स्पष्ट नहीं मिलता,
ठीक है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जिन शासकों ने अपनी मां का इतना ख्याल रखा कि अपने नाम से आगे मां का नाम रख करके गद्दी पे बैठते थे, ठीक है, उसी में आपका शिवश्री सातकर्णी आएगा, वशिष्ठी पुत्र पुलुवमी आएगा, बहुत सारा भी नाम आएगा आपके, ठीक है। तो आप देखना। और गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में एक चीज तो हो गया, क्या ये महानतम शासक है और इसने उपाधि धारण करी, उपाधि कौन सी धारण करी? वेणकटक की। और जिस नाम से उपाधि इसने धारण किया, जिस नाम से इसने उपाधि धारण करी, उसी नाम से इसने एक शहर भी बसाया, उसी नाम से क्या किया इसने? एक शहर भी बसाया। अब देखो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, वेणकटक की उपाधि धारण की और शहर भी बसाया, कौन सा? वेणकटक बसाया। और इसके बारे में एक फैक्ट और है कि आता है तो मैं बताता हूं। देखो इसके बाद जो शासक आता है उसका नाम था वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी। यहां पे अभी आ गया ना, वशिष्ठी के पुत्र का नाम क्या है? सातकर्णी है, ठीक है। एक फैक्ट उसका रह गया, मैं बताऊंगा, ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, इसके टाइम में बस आपको एक चीज याद रखना है कि इसके शासन काल में एक शासक था रुद्रदामन, शायद नाम आपको याद होगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख याद आया? मैंने मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था। ये पंखा क्यों बंद हो गया? किसने बंद कर दिया? क्या हो गया? किसने बंद किया? बोला पीछे बैठ जाओ, चालू करो, आप पीछे बैठो। जिनको ठंडी लग रही है, जो भी लग रहा है, पीछे बैठ जाओ, मुझे तो दिक्कत हो रही है ना। वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, वही जो रुद्रदामन, मैंने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपको मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, है ना। तो एक्चुअली में रुद्रदामन किस वंश का शासक है? शक वंश का। और एक्चुअली ये भारतीय नहीं है, ये विदेशी है। तो जब हम मौर्योत्तर कालीन विदेशी राजवंश पढ़ेंगे, मौर्योत्तर कालीन जब हम विदेशी राजवंश को पढ़ेंगे, तो वहां पे ये हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रुद्रदामन ने इसे 2 बार पराजित किया। कितने बार पराजित किया? 2 बार। लेकिन पराजित करने के बावजूद भी ना तो इसकी हत्या की और ना ही इससे इसका साम्राज्य छीना, ठीक है। ना ही इसकी हत्या की और ना ही इसका साम्राज्य छीना। क्यों? क्योंकि वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी का एक भाई था जिसका नाम था शिवश्री, उसका नाम था शिवश्री सातकर्णी। इसका भाई था जिसका नाम क्या था? शिवश्री सातकर्णी। और इसका विवाह हुआ था रुद्रदामन की बेटी के साथ। तो रिलेशन बन गया ना यहाँ पे, ठीक है। तो रुद्रदामन की बेटी के साथ विवाह हुआ था वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी के भाई का। यही वजह हुआ कि बार बार उकसाता है इसे, क्या वो लड़ लो, और ये लड़ता है, हरा भी देता है, फिर ये चला गया, फिर एक बार आ गया लड़ने के लिए, फिर हरा के इसे जो है भेज दिया। इसके बाद ये दोबारा तीसरा बार नहीं आया, ठीक है। तीसरा बार इसने बोल दिया था कि आओ, तो फिर अब सोच लो ना कि भूल जाऊंगा कि क्या है क्या रिलेशन नहीं है, ठीक है, खत्म ही कर दूंगा। तो बस एक चीज आपको इसमें से याद रखना है। इसके बाद जो शासक आता है वो अंतिम शासक है, उसका नाम है यज्ञश्री सातकर्णी। और ये अंतिम शासक है। फिर क्या आ गया? यज्ञश्री सातकर्णी, यानी कि इसकी माता का नाम क्या है? यज्ञश्री है, ठीक है। और यज्ञश्री सात, हाँ देखो उसमें जो एक फैक्ट रहता ना बच्चा, यहाँ पे ये गौतमपुत्र सातकर्णी का जो फैक्ट रहता है, इसके माता का नाम था एक माता का नाम एक्चुअली पूरा एक अभिलेख मिलता है इसके माता के नाम पे, नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है? नासिक अभिलेख। कौन सा अभिलेख मिलता है? नासिक अभिलेख मिलता है। और इस नासिक अभिलेख में, ठीक है, नासिक अभिलेख में जो है आपको दान देने की चर्चा मिलती है किसे? जय, अगेन रुक जाओ, बढ़िया से याद आएगा तो बताऊंगा, ठीक है। इसके हाँ अंतिम देख रहे थे, कौन सा नाम है? यज्ञश्री सातकर्णी। और ये अंतिम शासक है, सातवाहन वंश का कौन सा शासक है? ये अंतिम शासक है बच्चा। और मैं बता दूं कि इसने भी सिक्का जारी किया, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके सिक्कों पर 4 चीज की आकृति देखने को मिलती है। कौन कौन सा चीज का? जलयान का, शंख का, मछली का, जलयान, शंख, मछली, और समुद्र से रिलेटेड एक चीज और है, इसका नाम क्या हो जाएगा? जलयान, शंख, मछली और
हाँ, एक बार मैंने नाम लिया था चारों, जल्यान, शंख, मछली, और एक चीज और है, मैंने एक बार नाम लिया था चारों का चारों, चारों का चारों नाम लिया था। तो देखो, एक्चुअल में जो भी चीज रिलेटेड है, क्या ये समुद्र से और समुद्र से मिलने वाली चीज है। जलयान यानी कि नाव, नाव पे बैठ करके जाना आना। शंख भी वही मिलता है, मछली भी उसी के अंदर मिलती है, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो सीको पर जो ये आकृति देखने को आपको मिल रही है, ठीक है, जलयान, शंख, मछली वगैरह का, ठीक है, जो आपको आकृति देखने को मिल रही है, एक्चुअल में ये यज्ञ श्री का प्रेम था दो चीजों को लेकर के। ये प्रेम करता था पहला समुद्री, समुद्री व्यापार से, समुद्री व्यापार से, और दूसरा आपका समुद्र से। तो समुद्र से रिलेटेड और समुद्री व्यापार से रिलेटेड इसके प्रेम को दर्शाता है इसका ये आपकी आकृति। आगे बढ़ते कुछ छोटा छोटा डिटेल्स ले सातवाहन वंश के बारे में। तो एक तो हमने देखा कि मातृसत्तात्मक समाज के आभास मिलता है क्योंकि लोगों ने मां का नाम आगे रखा। इसके बाद होता क्या है कि ये अंतिम शासक मैंने लिखा है, यानी कि इसके बाद सातवाहन वंश क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। सातवाहन वंश क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इनके शासन का क्षेत्र कहां कहां बताया था बच्चा, मैंने एक तो बताया था महाराष्ट्र में बताया था, और दूसरा कहां बताया था, आंध्र प्रदेश में। मैप पे आपको यहां पे महाराष्ट्र मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा, आंध्र प्रदेश मिलेगा। धीरे धीरे इनका साम्राज्य क्या हुआ, बढ़ता गया और फैलता गया। यानी कि दक्षिण भारत के महानतम वंश कौन सा था, सातवाहन। लेकिन जैसे सातवाहन वंश का अंतिम शासक यज्ञ श्री सातकर्णी का क्या होगा, मृत्यु होगा, अगेन क्या होगा, अब ये छोटे छोटे राजवंशों में बढ़ जाएगा। यानी कि जिन क्षेत्रों पर सातवाहनों का शासन था ना बच्चा, ये क्या हो जाएगा, अलग अलग उन्हीं क्षेत्रों पे अलग अलग राजवंशों का उदय हो जाएगा। जिसमें से अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आपको एक मिलेगा, आपको नासिक, प्याज के लिए जाना जाता है, ठीक है। एक मिलेगा बच्चा आपका विदर्भ, विदर्भ मिलेगा। एक मिलेगा आपका महाराष्ट्र और कुंतल प्रदेश, कुंतल प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कुंतल प्रदेश, ये तीनों कहां पड़ रहे हैं, महाराष्ट्र में पड़ रहा है, ठीक है। कुंतल प्रदेश हो जाएगा, और कुंतल प्रदेश को हम उत्तरी कनारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, उत्तरी कनारा भी कहते हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में सातवाहन वंश के बाद, सातवाहन वंश के क्षेत्रों पर ही तीन अन्य वंशों का उदय हो गया सातवाहन वंश के पतन के बाद, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी, ठीक है। कौन कौन से क्षेत्र में, नासिक के क्षेत्र में, विदर्भ के क्षेत्र में, और कुंतल प्रदेश में। एक आपका कहां पे हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि एक शासन तो यहां पे भी था सातवाहनों का, और एक इनसे टूट करके हो जाएगा तमिलनाडु में। कहां पे हो जाएगा, तमिलनाडु में हो जाएगा। और तमिलनाडु को हम बोलते हैं क्या, दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं तमिलनाडु को, दक्षिण पूर्व कहते हैं। क्योंकि मैप देखोगे तो ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर वेस्ट, ठीक है। अगर हमें यहां पे कोई क्षेत्र को दर्शाना हो डायरेक्शन से तो क्या बोलेंगे हम, साउथ ईस्ट बोलेंगे। यहां पे कोई क्षेत्र दिखाना हो तो ऊपर वाला पहले देखते हैं, तो ऊपर क्या है, नॉर्थ, और हमें किधर देखना है, इधर क्षेत्र को डायरेक्शन देना है, तो इधर क्या पड़ता है, वेस्ट, तो क्या बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। यहां पे किसी राज्य को डायरेक्शन देना हो तो सबसे पहले ऊपर उत्तर देखेंगे, और इधर देख रहे हैं तो इधर क्या पड़ता है, ईस्ट पड़ता है, तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। इधर साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। तो तमिलनाडु क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व बोलते हैं। अब इन जगहों पे कौन कौन सा वंश स्थापित होता है, ध्यान से देखो। नासिक में जो वंश आया उसे आभीर वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं, नासिक में जो वंश की स्थापना उसे क्या बोलते हैं, आभीर वंश। और विदर्भ के क्षेत्र में, विदर्भ के क्षेत्र में जो वंश की स्थापना हुई उसे हम बोलते हैं वकाटक, उसे क्या बोलते हैं, वकाटक बोलते हैं। और कुंतल प्रदेश उत्तरी कनारा में इसे चुटू सातकर्णी वंश कहते हैं, चुटू सातकर्णी वंश कहते हैं। कौन सा वंश कहते हैं, चुटू सातकर्णी वंश कहते हैं। अगर तमिलनाडु की बात की जाए तो यहां पे हो जाएगा पल्लव, यानी कि दक्षिण पूर्व की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, पल्लव वंश हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो यहां पे इक्ष्वाकु वंश हो जाएगा। कौन सा वंश हो जाएगा, इक्ष्वाकु वंश हो जाएगा। क्लियर है। अब इन संस्थापकों की बात करें तो अगर पूछे कि महाराष्ट्र के नासिक में सातवाहन वंश के पतन के बाद जो आभीर वंश हुआ, इस आभीर वंश का संस्थापक कौन था, ईश्वर सेन। अगर आपसे पूछे कि इसके बाद कौन है, विदर्भ, वाकाटक में तो बिंध्य शक्ति संस्थापक हो जाएगा। कुंतल प्रदेश में चुटू सातकर्णी वंश का संस्थापक का नाम भी क्या है, चुटू सातकर्णी है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्व में जो पल्लव है
इस वंश का संस्थापक कौन है? सिंह विष्णु है। अगर आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में जो इक्ष्वाकु है, तो ठीक है, इस वंश का संस्थापक का नाम क्या है? श्री श्री बिंद कोई आपको नोट से मिल जाएगा, ठीक है, ये तो फैक्ट है, ठीक है। श्री करके है, ठीक है, इक्ष्वाकु वंश का श्री श्री शांतमूल, क्या नाम है उसका? श्री शांतमूल है। देखो ये सब फैक्ट है, ठीक ना, आपको भी रटना ही पड़ेगा, आपको भी रटना ही पड़ेगा, ठीक है, बिना रटे काम नहीं चल पाएगा। कुछ चीजें ऐसी हैं जो रटने से ही काम चलेगा, और कुछ चीजें क्या होती हैं? कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रह जाता है, लेकिन ये चीजें जो है आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, इनके बाद ये 5 वंशों की स्थापना होती है, और इस तरीके से ये 7वां वंश डिवाइड कर जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो इसमें अंतिम शासक कहीं लिखा नहीं है कितने नंबर का शासक है, ठीक है। जैसे इतिहास में हर चीज डिफाइंड नहीं होता, ये मत सोचना कि इतिहास में हर चीज डिफाइंड है। ऊपर ऊपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा अच्छा हाँ ये है, लेकिन जब डेप्थ में जाकर चीजों को एनालाइज करना शुरू करोगे ना, तो हर चीज इतिहास में एकदम एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, और जब तक साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है अपने हिसाब से इतिहास को हम नहीं लिख सकते ना। याद है इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि इतिहास को हम तभी एग्जैक्ट मानते हैं जब उसका हमारे पास प्रमाणिक साक्ष्य अवेलेबल हो, ठीक है। तो कुछ मामलों में हमारा जो नंबरिंग, काल का निर्धारण, जैसे वैदिक संस्कृति का काल है, ठीक है, तो एग्जैक्ट 1500 से 600 ईसा पूर्व नहीं है, उसे मान लिया गया कितने से इतने के बीच में रहा होगा। अब इतिहासकारों ने माना है तो कुछ दिमाग लगा के माना होगा, ठीक है, कुछ सोच के माना होगा कि शायद इतने से इतने के बीच में कुछ चीजें मिली होंगी, उसके कार्बन डेटिंग से जो टाइम पता किया गया होगा। याद है इंट्रोडक्शन क्लास में सारी चीजें मैंने बताई थी आपको, ठीक है। अब देखो जो इसमें वाकाटक वंश दिख रहा है आपको, कौन सा वंश? वाकाटक वंश दिख रहा है। तो वाकाटक वंश के बारे में बता दूं कि महाराष्ट्र में आपको अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलती हैं, है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलती हैं। महाराष्ट्र में आपको 2 गुफाएं, एक का नाम क्या है? अजंता की गुफा, और दूसरा इससे 100 किलोमीटर दूर पे, कितने किलोमीटर दूर पे? 100 किलोमीटर की दूरी पे एक और गुफाओं की सीरीज है। गुफाओं की सीरीज यानी कि ये गुफा अंदर रहने के लिए, और इसी तरीके से क्या है सीरीज में, क्लियर है। तो 100 किलोमीटर की दूरी पे उसका नाम अजंता के बाद क्या था? एलोरा। और ये दोनों महाराष्ट्र के सह्याद्री रेंज में, कौन सा रेंज में? सह्याद्री रेंज में आपको पड़ता है, जिसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहा जाता है, क्लियर है। तो पश्चिमी घाट नहीं कहा जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पे, तो ये इधर क्या पड़ेगा? वेस्ट ही पड़ता है इधर ना, और इधर जो घाट होगा उसे क्या बोलेंगे? पश्चिमी घाट बोलेंगे, ठीक है। अगर अजंता की बात करें तो अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, कौन बताएगा? अजंता में कुल गुफाओं की जो सीरीज है, टोटल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29। कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 29 है। अगर बात करें एलोरा की, तो एलोरा में जो सीरीज ऑफ केव्स है उसकी नंबरिंग टोटल कितनी है? 34। कितनी है? 34 है। अब देखो 29 की बात करते हैं, इसे डिवाइड कर देते हैं बच्चा, थोड़ा सा डेप्थ में चला जाता हूं। 25 जो आपको गुफा है, जिसमें से 25 विहार है और 4 चैत्य है। 29 गुफा में से 25 गुफा क्या है? विहार है, और 4 गुफा क्या है? चैत्य है। विहार क्या है और चैत्य क्या है? विहार और चैत्य दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है। नोट्स दिया था मैंने, उसमें विहार, चैत्य और स्तूप लिखा हुआ था, ठीक है। इसका मीनिंग लिखा हुआ होगा, मैंने वहां पर लिखा होगा, देखना कि वर्षा ऋतु के समय में, यानी कि जब मॉनसून आता है, तब जो धर्म के प्रचार करने वाले जो बौद्ध भिक्षु थे, वो धर्म का प्रचार नहीं करते थे, वो किसी जगह पे निवास करते थे, और जिस जगह पे निवास करते थे गुफा के अंदर, उसी गुफा को क्या बोला जाता था? विहार। और इसी विहार से अपने राज्य का नाम पड़ा है बिहार, याद रखना। और चैत्य क्या था? तो बौद्धों के लिए एक प्रकार की मंदिर थी, जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है ना, उसी प्रकार से बौद्धों के लिए क्या था? मंदिर था। जो महापुरुष बौद्ध धर्म में हुआ करते थे, उनका मरने के बाद, अगर कोई, किसी ने अंगूठी पहना है, किसी ने माला वगैरह पहना है, तो मरने के बाद वो चीज निकाल दिया जाए, उसे धातु अवशेष कहेंगे, और उसे जमीन के नीचे गाड़ करके और उसी के ऊपर महल तैयार कर देना, उसी को क्या बोलते थे? चैत्य। और चैत्य के अंदर बहुत सारे पिलर्स होते हैं, जो पिलर आपको दिख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे पिलर क्या होते थे? आपका पिलर्स होते थे। और इसके अंदर जो बौद्ध भिक्षु जाकर के क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। तो एक तरीके से प्रार्थना हॉल कहलाएगा।
बौद्धों के लिए मंदिर प्रार्थना हॉल कहलाएगा, और विहार क्या कहलाएगा? आवासीय गुफा कहलाएगा, रहने के लिए आवासीय गुफा। तो 29 में से 25 क्या है? रहने वाला है, विहार है, और 4 क्या है? पूजा करने वाला बौद्धों के लिए। ठीक है। ये एलोरा की बात करें तो 34 गुफाओं की संख्या है। ठीक है, गुफाओं की संख्या कितनी है? 24। ये आपके नोट्स में नहीं होगा, इसको आपको एक्स्ट्रा अलग से लिखना होगा, ये नोट्स में नहीं मिलेगा। इसमें से जो 17 कुल गुफा है, 34 में से कितने? 17 जो गुफा है, ये किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। बच्चा, किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से। और इसमें से 12 जो गुफा है, 12 जो गुफा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। और इसमें से जो 5 गुफा है, तो जोड़ो जरा आप, 17 12 कितना हो जाएगा? 17 12 कितना हो जाएगा? 7 2 9 29 10 कितना हो जाएगा? जोड़ो, 7 2 9 यानी 19 10 29 5 34 हो गया ना। 5 जो गुफा इसके अंदर कौन सी है? जैन धर्म का। तो इस तरीके से आपसे पूछ लेता है कि एलोरा में जो 34 गुफा है उसमें से टोटल ब्राह्मणिकल के लिए कितनी गुफा है? तो वी हैव 17 एंड द रेस्ट आर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। 12 गुफा जो है बौद्ध धर्म के लिए, 5 गुफा जैन धर्म के लिए। इसे आप लिख लें। हो गया? हाँ, अब इसमें मैं कह रहा था वका टक के बारे में। ये तो आपको समझा दिया कि अजंता, एलोरा, इतने गुफाएं, इतना डिवाइडेड है। क्लियर है? वका टक के बारे में क्या है कि अजंता में जो 9वें नंबर और जो 10वें नंबर की जो गुफा है, 9वें नंबर और 10वें नंबर, इन गुफाओं का नाम है गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, और टोटल कितने हैं? 29 है। इसमें जो 9वां और 10वां जो अजंता में जो गुफा है, ये किस काल से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है? याद रखना है, वका टक, वका टक वंश से संबंधित है। ठीक है, याद रखना है, इसमें कहीं ऐड कर लेना। ये चीज नहीं है नोट्स में, क्योंकि मुझे याद है। अब इसके बाद देखो, ये यहां पे सातवाहन वंश समाप्त होता है। काफी लंबा चौड़ा बताया मैंने। ठीक है, डिटेल में बताया, बहुत डिटेल में बताया आपको, जाके देखना, इतने शासकों के नाम आपको एक जगह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, इसके बाद हमें एक इंपॉर्टेंट देखना है और अंतिम देखना है भारतीय राजवंश में, उसका नाम है कलिंग का चेदी वंश। देखो, इस वंश का अगर संस्थापक की बात की जाए तो इस वंश का 2 शासकों के साथ युद्ध हुआ, एक महापद्म नंद के साथ और दूसरा अशोक के साथ। ठीक ना, ये वही कलिंग है जिसका प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ? मगध के साथ, और मगध में नंद वंश महापद्म नंद के साथ। और मैंने याद होगा आपको, मैंने बताया था कि मगध पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला वंश कौन सा था, और इसी का बदला महापद्म नंद ने लिया था। याद है? बताया था मैंने। ठीक है, और उसके बाद दूसरा युद्ध होता है कब? अशोक के टाइम पे, 261 ईसा पूर्व में। तो संस्थापक है इसका महामेघवान।
इस वंश का संस्थापक है, लेकिन इससे मतलब नहीं है, क्योंकि इस वंश का जो प्रतापी शासक है उसका नाम क्या है? खारवेल। उस वंश का प्रतापी शासक का नाम क्या है? खारवेल है। और इस वंश के प्रतापी शासक खारवेल के बारे में जानकारियां हमें अभिलेख से पता चलता है, और अभिलेख उड़ीसा में मिलता है। और कलिंग को आज हम क्या कहते हैं? उड़ीसा कहते हैं। कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? उड़ीसा। असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। इतना याद रहेगा ना? ठीक है, पूछ लेता है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कराता हूं। तो इसके बारे में जो अभिलेख मिलता है, वो अभिलेख कहां से मिलता है? उड़ीसा से। और उस अभिलेख का नाम क्या? हाथी गुफा अभिलेख। उस अभिलेख का नाम क्या है? हाथी गुफा अभिलेख। इसे इंग्लिश में एलिफेंट कैव कहते हैं। अब देखो, इस अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है? इस अभिलेख से हमें कौन कौन सी बात खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो पहला ये पता चलता है इस अभिलेख से कि खारवेल ने चूंकि किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का था, याद रखना। तो इसने क्या किया कि जैनियों को, यानी कि जैनों को भूमि दान दिया। जैनों को क्या दिया? भूमि दान। क्योंकि जैन धर्म से संबंधित था, तो भूमि दान किसे दिया? जैनों को। याद है यहां पे? ये ब्राह्मण वंश थे, तो इन्होंने भूमि दान किसे दिया? ब्राह्मणों को दिया। ठीक है। और ये चूंकि जैन है, तो किसे देगा भूमि दान? तो जैनियों को देगा। अब क्वेश्चन यहां पे कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनना है बीपीएससी में कि वो कौन सा पहला अभिलेख या अभिलेखीय साक्ष्य है जिसमें हमें जैनियों को भूमि दान देने की जानकारी प्राप्त होती है? और पूछे कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने का पहला अभिलेखीय साक्ष्य? नानाघाट। कौन सा? नानाघाट। याद रखेंगे। दूसरा, इसमें यह पता चलता है कि खारवेल ने दक्षिण भारत के 3 वंशों को पराजित किया, जिन्हें द्रविडियन साम्राज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रविडियन साम्राज्य। कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको मौर्य साम्राज्य में कुछ पढ़ाया था और बिंदुसार के बारे में पढ़ाया था। कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? दक्षिण भारत, चोल चेर पांडे। याद आया कि बिंदुसार ने दक्षिण भारत के 16 राज्यों को पराजित किया था, लेकिन 3 द्रविडियन सम्राट चोल चेर और पांडे को नहीं किया था, क्योंकि उनके साथ उसका कैसा था? मित्र था। लेकिन इसने नहीं छोड़ा था। किसने? खारवेल ने। इसने जो है आपका चोल, चेर और पांडे, इन तीनों ही शासकों को क्या किया? पराजित किया। और यहां तक कि बेइज्जती करने के लिए खारवेल ने पांडे साम्राज्य में गद्धों से हल चलवाया था। किससे हल चलवाया था? भैंसों से, गायों से नहीं, बल्कि गद्धों से हल चलवाया था बेइज्जती करने के लिए। कहां पे? पांडे। चोल चेरबत याद रखना, अंतिम में याद क्या रखना? पांडे। और यहां पे इसने जो है गद्धों से हल खिंचवाया था। क्लियर है? और खारवेल ने क्या किया था? मगध पे अटैक करके। इस हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि सबसे पहले मगध पर आक्रमण किसने किया था? तो कलिंग ने किया था। और जब आक्रमण किया गया था, तो आक्रमण के बाद विजय स्मारक के रूप में यहां से मगध से, जैन धर्म से है ना, ठीक है, तो एक जैन मूर्ति थी, उसका नाम था जीन शीतलनाथ। क्या नाम था? जीन शीतलनाथ। तो इसने क्या किया था? खारवेल ने मगध पे आक्रमण करने के बाद मगध से जैन महापुरुष की मूर्ति, जिसका नाम क्या है? जीन शीतलनाथ, इस मूर्ति को उठाकर कहां लेके आ गया था? कलिंग लेके आया था। और वही जब महापदम नंद आता है, कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और महापदम नंद जो नंद वंश का संस्थापक है, इसने अटैक कहां पे किया? कलिंग पे। और वहां से इसने विजय स्मारक के रूप में कौन सी मूर्ति उठा के लाई? जीन सेन की मूर्ति। किस चीज की मूर्ति उठा के लाई? जीन सेन की मूर्ति उठा के लाया। तो याद रखना, जीन शीतलनाथ का ये ले गया था कलिंग वाला, और ये जो मूर्ति लेकर आया था उसका नाम क्या था? जीन सेन। एक्चुअली जो जीन शीतलनाथ और जीन सेन देख रहे हो, ये जैन धर्म के महापुरुष व्यक्ति थे, उनके नाम पे मूर्ति बनाए गए थे। बस में आ रही है? ठीक है। ये लेकर गया था और ये लेकर आया था। उसके बाद महापदम नंद ने युद्ध में कलिंग को पराजित भी किया था, और कलिंग को पराजित करने के बाद
कलिंग में एक नहर, क्या एक नहर के निर्माण भी करवाया था। क्या करवाया था? एक नहर का निर्माण कराया था ताकि सिंचाई हो सके वहां से, क्योंकि कलिंग अब किसके अधीन आ चुका है? महापद्मनंद। और वहां पे सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त कर देगा तो टैक्स अब किसे मिलेगा? इसे मिलेगा। तो एक फैक्ट और बनेगा क्वेश्चन के रूप में कि भारत में सर्वप्रथम वो अभिलेखीय साक्ष्य कौन है जिसमें नहरों की चर्चा प्राप्त होती है, नहरों का निर्माण की चर्चा प्राप्त होती है? हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख से दो चर्चा, एक जैनों को भूमि दान देना और दूसरा आपको नहरों की सर्वप्रथम जानकारी। ठीक है, यह है आपका कलिंग का चेदी वंश। इतना जो फैक्ट रह रहा था उधर, एक फैक्ट जो उसका रह रहा था, किसका? हाँ, गौतम पुत्र सातकर्णी का। तो बेशक सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नासिक वाला ही होगा। कौन सा अभिलेख? नासिक अभिलेख। और इस नासिक अभिलेख में गौतम पुत्र सातकर्णी को इसकी मां ने, किसकी मां ने? गौतम पुत्र सातकर्णी जो शासक है ये, इसकी मां ने इसे एक ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण लिखवाया। अद्वितीय ब्राह्मण। तो पूछे आपसे कि सातवाहन वंश का कौन शासक है जिसके बारे में अभिलेख पे ये चर्चा मिलती है वो एकमात्र ब्राह्मण है या अद्वितीय ब्राह्मण है? तो आपको याद रखना है गौतम पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और याद रखना है कि शून्यवाद के प्रवर्तक नागार्जुन, शून्यवाद के प्रवर्तक, याद है शून्यवाद पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, और नागार्जुन ने क्या माना था कि पूरा ब्रह्मांड शून्य है, और लेके भी आते हो शून्य और लेके जाते भी हो शून्य, कुछ नहीं लेके जाते। तो शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया? नागार्जुन ने। तो मैं आपको बता दूं कि नागार्जुन इसके समकालीन थे। समकालीन मतलब एक ही समय के थे, समकालीन मतलब एक ही समय के थे। तो ये था आपका भारतीय राजवंश आपका, जिसमें से हमने देखा कौन कौन सा? एक तो सातवाहन देखा, दूसरा कन्नौज देखा, उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद जो है शुंग वंश, सबसे पहले कन्नौज, सातवाहन, और उसके बाद कलिंग का चेदी वंश। और उसके बाद सातवाहनों का हमने डिवाइड किया, सातवाहनों को हमने डिवाइड किया कितने में? 5 प्रोविंस में डिवाइड किया। ठीक है, और बहुत ही डेप्थ में जाके आपको चीजें मैंने बताई है, रियली बता रहा हूं आपको। ठीक है, कोई लूसेंट वगैरह लाया क्लास में? कोई रिवीजन करने के लिए कोई नहीं लाया? जाके देखना सातवाहन वंश या जो भी वंश मैंने बताया। ठीक है, हाँ, कितना सा लिखा होगा? 4-5 लाइन लिखा होगा। मैंने आपको कितने शासक पढ़ाए सातवाहन वंश में? कितने पढ़ाए? पहले नंबर पे सुशर्मा, वो तो मान लो चलो ज्यादा नहीं था उसके बारे में। सातकर्णी प्रथम, हाल, गौतम पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुवमी, यज्ञश्री, उसके बाद प्रोविंसों को डिवाइड किया मैंने। ठीक है, ये है। तो मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं आपके ग्रुप पे। सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया ना? पीडीएफ मैं अभी ग्रुप में डाल रहा हूं क्योंकि रात को ही मैंने लिख लिया था। और बता दूं मैं कि इसे प्रिंट नहीं करना है। क्या नहीं करना है? प्रिंट नहीं करना है। पहले तो मुझे सारे लोग अभी कॉपी खोल कर दिखाओ कि इससे पहले जितना मैंने नोट्स दिया वो सब लिखा है कि नहीं लिखा है। तो मैं आ रहा हूं ना डंडे लेके, चिंता क्यों कर रहे हो?